नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक प्ले के बारे में जिसका नाम है मर्डर इन कैथेड्रल, जो लिखा गया था टी.एस. एलियट के द्वारा सन 1935 में और सन 1935 में ही ये पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों ये जो प्ले है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और इन दो पार्ट्स के बीच में एक इंटरल्यूड भी आता है। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो घटनाएं दिखाई गई हैं 2 दिसंबर 1170 से लेके 29 दिसंबर 1170 के बीच में। और जो इंटरल्यूड है उसमें जो घटना है वो है 25 दिसंबर 1170 की। तो जो पहला पार्ट है वो घटित होता है 2 दिसंबर 1170 को, जो इंटरल्यूड है वो घटित होता है 25 दिसंबर 1170 को, और जो सेकंड पार्ट है वो घटित होता है 29 दिसंबर 1170 को, जो फाइनल पार्ट है। तो दोस्तों पहले मैं आपको, जैसा कि इस प्ले का टाइटल है मर्डर इन कैथेड्रल, तो इसका मतलब बता देता हूँ कि यहाँ पर एक इस प्ले में क्या है कि जो एक सेंट थे थॉमस बेकेट जिनका नाम था, ये इंग्लैंड में थे और 1170 के टाइम पर थे ये, और इनका मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के कैथेड्रल में जिसके वो आर्च बिशप थे, मीन्स जहाँ के वो मेन पादरी थे। कैथेड्रल में जो कैंटरबरी में उनका मर्डर कर दिया जाता है 4 नाइट्स के द्वारा। और ये 4 नाइट्स किसके थे? किंग हेनरी टू के। तो जो किंग हेनरी टू थे ये उस टाइम पर इंग्लैंड के राजा थे और ये पहले थॉमस बेकेट के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। उन्होंने पहले थॉमस बेकेट को चांसलर बनाया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ जो कैंटरबरी कैथेड्रल है उसका आर्च बिशप इनको बना दिया था, ताकि वो उनका एक मोहरा बनकर रहें और जो रिलीजियस पावर्स हैं वो भी उनके अंडर हो जाए और उनका इंग्लैंड पर फुली कंट्रोल हो जाए। तो जैसा कि वो पहले तो उनके दोस्त थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने जो मेन पादरी बने वो उस चर्च के, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चालू कर दिया और जो किंग हेनरी टू था उनका प्रेशर अपने ऊपर से हटाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से किंग हेनरी टू उनसे नाराज हो गए और वो उनको इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया उन्होंने 7 साल के लिए। तो ये प्ले है जो कब की घटना बता रहा है, जब वो 7 साल बाद फ्रांस से वापस लौट रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और जो 27 ये दिन हैं 2 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, इनके बीच की घटनाओं का विश्लेषण करता है। तो पहले मैं इसके मेजर कैरेक्टर्स आपको बता देता हूँ। जो सबसे मेजर कैरेक्टर हैं वो हैं जैसा कि थॉमस बेकेट, जो कि आर्च बिशप थे कैंटरबरी कैथेड्रल के, पहले ये चांसलर भी थे इंग्लैंड के, और ये 7 साल के लिए फ्रांस में रहते हैं और उसके बाद वापस लौट के आते हैं और इनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेजर कैरेक्टर है वो है किंग हेनरी टू, जो कि इंग्लैंड के वहाँ पर राजा थे। उसके अलावा एक कोरस है वुमेन का, जो कि गरीब औरतें हैं और वो गाना गा रही हैं। जो प्ले है इसके स्टार्टिंग में, इसके बीच में और इसके लास्ट में। उसके बाद है जो 4 टेम्पटर्स हैं। तो आपको टेम्पटर्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या है कि टेम्पटर्स आपने जैसा दोस्तों देखा होगा, एक तरह से वो परछाई हैं या उस आदमी का डुप्लीकेट आप मान सकते हो, लेकिन वो डुप्लीकेट ऐसे नहीं है कि वो फिजिकली वो डुप्लीकेट उसके सामने आ जाएगा। आप जैसे कि आपने हिंदी पिक्चरें देखी होंगी तो कई बार देखा होगा कि जो एक्टर था जब वो कई बार डिप्रेशन में आ जाता था या शराब वगैरह पी लेता था, तो जब वो शीशे में खुद को देखता था तो उसका हमशक्ल दिखाई देता था और उसका जो हमशक्ल था उसको आत्म मंथन करता था और उसको जगाता था कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसे गाइड करता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्पटर्स वही होते हैं, मतलब जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें उसके एक अंदर का जो भाव उसकी आत्मा देती है उसे टेम्पटर आप कह सकते हैं। उसके बाद 3 प्रीस्ट हैं जो वहाँ पर हॉल में खड़े हैं और कुछ डिस्कशंस करते हैं, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। और जो उसके बाद 4 जो नाइट्स हैं जो उसका मर्डर करते हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस प्ले की समरी। तो होता क्या कि 2 दिसंबर 1170 को जो कैंटरबरी कैथेड्रल है वहाँ पर जो कुछ औरतों का एक ग्रुप खड़ा है, कोरस जिसे कहते हैं, और वो गाना गा रहा है। और वो अपने गाने में क्या गा रहा है कि जैसे वो थॉमस बेकेट थे, वो 7 साल पहले फ्रांस में चले गए थे, उनको वहां से देश से भगा दिया गया था किंग हेनरी टू के द्वारा, और अब उनके जाने के बाद जो उनकी एब्सेंस है उसका जो दुख है वो औरतें बयान कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि 3 जो प्रीस्ट हैं वो इकट्ठे होते हैं हॉल में, जो कैंटरबरी कैथेड्रल है उसमें, और वो उनकी एब्सेंस की बातें करने लग जाते हैं। तभी एक हेराल्ड मतलब कि जो एक वो सूचना देने वाला वो आता है और वो कहता है कि जो थॉमस बेकेट हैं वो फ्रांस से वापस आ रहे हैं और वो समुद्र के किनारे पर आ चुके हैं और शीघ्र ही वो जल्दी यहाँ पर कैंटरबरी कैथेड्रल में भी आ जाएंगे। तो उसके कहने के बाद जो तीनों प्रीस्ट हैं जो ये खबर सुनते हैं और वो उसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो जो पहला प्रीस्ट है वो कहता है कि वो थोड़ा वरीड हो जाता है, मतलब कि उसे थोड़ी चिंता होने लग जाती है। वो कहता है कि अरे थॉमस बेकेट अब वापस आ रहे हैं, अब क्या होगा, कहीं राजा उनको मार तो नहीं देंगे, कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा।
तो उसके बाद जो दूसरा प्रीस्ट है वो थोड़ा प्रैग्मेटिक था। वो कहता है कि जो फ्रांस के राजा हैं और जो किंग हेनरी टू है उनके बीच में इतनी सारी मीटिंग्स हुई लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो वो हेराल्ड से पूछता है कि क्या थॉमस बेकेट और जो किंग हेनरी टू है उनके बीच कोई समझौता हो गया है। उसके बाद जो थर्ड प्रीस्ट है वो कहता है कि जो यूनिवर्स है उसमें हम लोग ऐसे ही बहे जा रहे हैं, जो मटेरियल पावर्स हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, तो इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ना, होना तो वही है जो गॉड चाहता है। तो इस तरह से वो बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद जो थॉमस बेकेट हैं वो कैंटरबरी कैथेड्रल में आ जाते हैं। तो उनके आने के बाद क्या होता है कि वो उनके जो मैंने कैरेक्टर्स में बताया था, जो 4 टेम्पटर्स हैं वो एक एक करके प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला टेम्पटर आता है। वो चारों टेम्पटर आकर उनको ऑफर्स देते हैं कुछ। तो पहला टेम्पटर क्या ऑफर देता है? पहला टेम्पटर कहता है कि थॉमस बेकेट, आप पहले किंग हेनरी टू के फ्रेंड हुआ करते थे, उनके साथ खेलते कूदते थे, मौज मस्ती करते थे, एथलेटिक्स, म्यूजिक, इन सब का आनंद उठाते थे। आप किंग हेनरी टू के साथ घोड़ों पर घूमने के लिए खेत खलिहानों में जाते थे और वहां पर बांसुरी बजाया करते थे, और आप उनके महल में वायलिन बजाया करते थे उनके साथ। आप याद कीजिए उन दिनों को, कितने अच्छे दिन थे वो। और अब आपने उनसे पंगा ले लिया है, आपने उनसे झगड़ा कर दिया है, आप उसका दुख भी भोग रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप इन पुरानी बातों को भूल जाइए और उनसे वापस गले मिल जाइए और उन्हीं दिनों को एंजॉय कीजिए जैसा कि जब आप चांसलर थे तब। तो जो थॉमस बेकेट है वो कहते हैं कि नहीं, अब वो पास्ट था और वो अब जा चुका है। अब मैं एक स्पिरिचुअल हेड हूँ जो रिलीजियस क्रिश्चियंस का, तो अब वो पास्ट जा चुका है, तो वो जा चुका है। वो उसके ऑफर को नकार देते हैं। उसके बाद सेकंड टेम्पटर आता है। वो कहता है कि थॉमस बेकेट, आप याद कीजिए वो पावर्स जो आपको मिली थी जब आप चांसलर थे। मतलब चांसलर आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री थे, आप हिंदी में इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो उनके पास ढेर सारी पावर्स थी। तो जब वो चांसलर थे तो किंग हेनरी टू ने उनको जो रिलीजियस पावर्स के लिए, ताकि वो उनका मोहरा बन जाए, कैंटरबरी कैथेड्रल का हेड बना दिया था, यानी आर्च बिशप बना दिया था। तो जब आर्च बिशप बने तो उन्होंने जो चांसलरशिप की ड्यूटीज के साथ कंप्रोमाइज करना बंद कर दिया, जो जैसा कि हेनरी टू चाहते थे। तो कहता है कि आप वो चांसलरशिप की पावर वापस ले लीजिए। वर्ल्डली पावर्स का भी एक महत्व है, जो यहाँ पर आप सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो थॉमस बेकेट हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं स्पिरिचुअल पावर्स का हेड हूँ और इन्हीं के साथ रहूँगा, अब मुझे वर्ल्डली पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सेकंड टेम्पटर का भी ऑफर ठुकरा देते हैं। उसके बाद जो थर्ड टेम्पटर आता है वो कहता है कि जो किंग हेनरी टू है उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, 7 साल से आप फ्रांस में रह रहे थे, आपने बहुत दुख भोगा है। तो आप एक काम कीजिए, जो यहाँ पर जो लोकल बैरन्स है, बैरन्स मतलब जो एक प्रकार के सामंत होते हैं, तो कुछ सामंत ऐसे हैं जो राजा के विरोधी हैं क्योंकि राजा ने उन पर अत्याचार किया। आप उनसे दोस्ती कर लीजिए और राजा के खिलाफ बगावत कर दीजिए और आप उसको गद्दी से हटा दीजिए, उसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन थॉमस बेकेट उसका भी ऑफर नकार देते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टेम्पटर आता है वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को शहीद कर दीजिए, आप बलिदान दे दीजिए ताकि जनता आपको याद रखेगी और राजा को सबक सिखाएगी। तो एक बार तो उन्हें ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये आइडिया सही नहीं है, जान देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं महान हो जाऊंगा, लोग मुझे याद रखेंगे, ये एक गलत मोटिव है। मतलब ये काम सही है लेकिन इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मोटिव है वो गलत है। तो वो उसको भी ठुकरा देते हैं। इस तरह से वो चारों टेम्पटर्स का जो ऑफर है वो ठुकरा देते हैं और जो पहला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद 25 तारीख को जो क्रिसमस डे होता है उस पर वो अपना कुछ वहाँ के लोकल्स को एड्रेस करते हैं और वो जो उनको कुछ फील होता है कि वो कहते हैं कि शायद मैं लास्ट टाइम आपके सामने खड़ा हूँ। वो इस तरह की इंटेंशंस अपने दिखाते हैं और वो जो क्राइस्ट था, उनके जो चेले थे पीटर वगैरह, उनका जिक्र करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है जो कि 29 दिसंबर 1170 को होता है, तो उस दिन क्या होता है कि जो 4 नाइट्स हैं वो आते हैं। पहले वो बिना हथियारों के आते हैं और आकर हाल में आ जाते हैं और वो जो प्रीस्ट थे उनको कहते हैं कि थॉमस बेकेट को बुलाओ। तो जब थॉमस बेकेट आते हैं तो वो उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड की जनता को धोखा दिया है, वो उन्हें गद्दार कहते हैं, वो और भी उन्हें भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि तुम हेनरी से माफी मांग लो। तो थॉमस बेकेट कहते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अपनी जो ड्यूटी है एज ए जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी वो अच्छे से निभाई है और मैं इन्हें ऐसे ही निभाता रहूंगा। तो जो नाइट्स हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे धमकी देकर चले जाते हैं कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो धमकी देके जाते हैं तो प्रीस्ट वगैरह थे वो सब डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सच में वो उनको मार डालेंगे। तो उसके कुछ देर बाद वो जो चारों नाइट्स हैं वो
अपने तलवारों के साथ और हथियारों के साथ वापस आ जाते हैं और वो शराब के नशे में धुत थे। तो शराब उन्होंने इसलिए पी थी क्योंकि वो एक आर्च बिशप को मारने जा रहे थे और वो भी कोल्ड ब्लडेड, तो इसी वजह से वो शराब के नशे में थे। वो आए, तो जब वो आए तो जो प्रीस्ट थे वो दरवाज़ा बंद करने लगे ताकि थॉमस बेकेट को बचाया जा सके, लेकिन थॉमस बेकेट उन प्रीस्ट को मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें आने दो, जो होना है उसे होने दो। तो वो प्रीस्ट हट जाते हैं। तो उसके बाद वो नाइट हैं उन्हें गद्दार कहते हैं और चारों नाइट उनको ज़मीन पर गिराकर अपने हथियारों से मार डालते हैं। मार डालने के बाद वहाँ की जो पब्लिक थी उसको इकट्ठा करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। तो जो पहला नाइट था वो किसी आर्गुमेंट के मूड में नहीं था, तो वो दूसरे नाइट्स को इंट्रोड्यूस करा देता है। तो जो दूसरा नाइट है वो जनता को कहता है कि ना हमने कोई ठीक काम किया है, ना हमने कोई गलत काम किया है, हमने तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए हैं राजा के, जो कि हमारा काम है। उसके बाद जो तीसरा नाइट था वो आर्ग्यूमेंट के मूड में था और वो फुल एक्सप्लेनेशन देता है कि उन्होंने आर्च बिशप को क्यों मार दिया। वो कहता है कि जो आर्च बिशप था उसने देश की जनता के साथ गद्दारी की है, राजा के साथ गद्दारी की है, क्योंकि ये आर्च बिशप कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उसका एक दोस्त था और राजा ने उसको इतना सपोर्ट दिया, उसको अपने महल में रखा, अपने दोस्त की तरह रखा, उसे चांसलर बनाया और उसके बाद उसे आर्च बिशप बनाया यहाँ का, लेकिन उसने राजा को ही ठेंगा दिखा दिया, वो एक गद्दार था। उसके बाद जो फोर्थ नाइट है वो अपने बचाव में कहता है कि हमने कोई मर्डर नहीं किया है, इवन और ना हमने कोई क्राइम किया है, क्राइम तो थॉमस बेकेट ने किया है। वो इतना ज़्यादा घमंडी हो गया था कि वो राजा की भी बात नहीं सुन रहा था। हमने मर्डर नहीं किया बल्कि उसने सुसाइड किया है। तो इस तरह वो जनता को अपना वो पॉइंट देके चले जाते हैं कि उन्होंने उसे क्यों मारा और ये प्ले खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस प्ले की कैरेक्टर्स और समरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।